हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की। दिस चैप्टर इज अबाउट मैग्नेटिज्म कि करंट कैरिंग वायर या करंट की वजह से, चार्ज के फ्लो होने की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, और अगर होता है तो किस तरीके का होता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 18th 19th सेंचुरी से। तब ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो सेपरेट चीजें हैं, उन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। मैग्नेट्स तब मिली थी, परमानेंट मैग्नेट जो हम कहते हैं, मटीरियल जो होता है वो तब मिली थी और उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। मैग्नेटिक नीडल्स बन रही थी, कंपास नीडल्स बन रही थी, और इस तरफ करंट पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। लेकिन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया था। तो एक दिन हुआ ये कि कैसे कहानी के रूप में पढ़ते हैं, एक वायर यहाँ रखा हुआ था इस तरीके से, और उसमें करंट फ्लो हो रहा था इधर नीचे की तरफ। आई करंट इसमें फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ था, क्यू चार्ज। ठीक है, तो आप बताइए इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगना चाहिए, कितना इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगना चाहिए, बताइए जरा। ये जो वायर है, क्या इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो इस पे कोई नेट चार्ज है क्या? नहीं ना, कोई नेट चार्ज नहीं है। जो इसके अंदर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव हो रहे हैं, कोई भी नेट चार्ज इस वायर पे नहीं है। तो हम कहेंगे कि जब नेट चार्ज जीरो है और आपने उसके पास में एक चार्ज रख दिया तो कोई उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगने वाला। तो ठीक है, इस टाइम पे इस पे फोर्स था जीरो। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या किया, इसको हमने डायरेक्शन, इसको मूव किया। ठीक है, अब जब मूव किया जैसे ही इस डायरेक्शन में, तो क्या देखा गया, ये जो पार्टिकल था, ये जो चार्ज था, ये इस स्ट्रेट पाथ पे चलना चाहिए था, लेकिन इसका मोशन हुआ कुछ ऐसा, ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। अब यहां से बात चमकी कि भाई जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है तो ये कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से अपने पाथ से डेविएट हुआ। और यहाँ जब स्टडी की गई तो समझ में आया कि अच्छा भाई ये तो मैग्नेटिक फोर्स है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये चलता तो वी से ही रहा, इसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हुए, जस्ट इसकी डायरेक्शन में चेंजेस हो गए। इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो चेंज हुआ, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मतलब ये एक ऐसा फोर्स था जो इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा। और यही चीज आपको एक मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिलती है। तब समझ में आया कि अच्छा भाई एक करंट कैरिंग वायर जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, चार्ज वहां जब रखा हुआ था तो उस पर फोर्स नहीं लगा, लेकिन चार्ज जैसे चला तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो गया। तो ये बात भी एक समझ में आई कि स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता मैग्नेटिक फील्ड, जब उसके पास वेलोसिटी है तभी वो फोर्स लगा पाएगा। तो ये सारी चीजें जो हुई, इसी को आप बोलते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हमने बहुत इजी वे में समझा है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया, एक प्लेन से उसको क्रॉस करा दिया इस तरीके से, और इस प्लेन पे अलग अलग जगह इन्होंने मैग्नेटिक नीडल्स रखी, और फिर उस मैग्नेटिक नीडल्स का डिफ्लेक्शन देखा कि डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि जब मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास में लेके आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर मैं उसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, इस नीडल की पोजीशन को चेंज करता हूँ, तो उसका डिफ्लेक्शन भी अलग अलग आता है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये करके उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे बताई कि कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा नीडल्स रखी। अब जैसे ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नीडल रखी एक। तो उन्हें देखा कि नीडल जो है वो अंदर की तरफ फेस करने लग गई। फिर उन्होंने एक नीडल पीछे रखी तो वो नीडल इस तरीके से स्ट्रेट हो गई। एक नीडल यहाँ रखी तो वैसे बाहर की तरफ आने वाली हो गई, एक यहाँ रखी तो ऐसी नीडल हो गई। मतलब उन्होंने अलग अलग पोजीशंस पे जब नीडल रखी तो देखा कि उसके जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंटर उसका दिखा रहा है, वो पॉइंटर हमेशा एक सर्कल की टेंजेंट की तरफ दिख रहा है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस एक सर्कल बना लूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उन्हें कुछ ऐसी मिली यहाँ पे। यही बातें करते हुए फाइनली एक लॉ आया, और लॉ था बायो सावर्ट लॉ का। बायो सावर्ट लॉ, उन्होंने
डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया कि किसी करंट कैरिंग वायर से किसी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो दिया B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रल I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। दिस फॉर्मूला इज टर्म्ड एज बायो-सावर्ट लॉ, और लॉ है तो इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, ये उन्होंने ऐसा दिया। जहां आई क्या है, आई इज द करंट जो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, वो है आपका आई। आर जहां पे आपको फाइंड करना है वो पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। पहले आपने इसमें क्या किया, एक एलिमेंट लिया, दिस एलिमेंट इज ऑफ लेंथ dl, इसके अंदर करंट जा रही है I, और इस एलिमेंट से जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो वेक्टर बनता है r। आपका पूरा सिस्टम बना, ठीक है। जो करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट आई है, उस वायर पे आपने एक छोटा एलिमेंट ऑफ लेंथ dl कंसिडर किया, उस dl से जो पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का बनता है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपको इस फॉर्मूला से मिल सकती है। ये पूरा आपका लॉ है, बायो-सावर्ट लॉ। अब यहाँ क्या क्या चीजें हैं, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था वैसे यहाँ पढ़ेंगे म्यू नॉट। वहां क्या था, परमिटिविटी, यहाँ है परमिएबिलिटी। क्लियर बात। चलिए अब इसके यूज क्या है, या आप बोले कि क्या हम इससे डायरेक्शन दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखो डीएल क्रॉस आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट के आपको डायरेक्शन दे देगा, बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ये करंट कैरिंग वायर है यहाँ पे जिसमें करंट जा रही है आई, बताइए इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, इससे देखेंगे कि जो आर वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा, आई है ऊपर की तरफ, तो डीएल की जो डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन में, तो आई डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, मतलब दो वेक्टर हो गए, एक हो गया डीएल ऐसा, दूसरा हो गया आर ऐसा। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट बता सकते हैं, डीएल क्रॉस आर, डीएल की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सटेंड करेंगे और आर की तरफ इनको कर्ल करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगी। तो डीएल की तरफ रखा, आर की तरफ कर्ल किया, तो ये इनसाइड द स्क्रीन जाता हुआ अपने को मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। अच्छा इस तरफ पूछा गया आपसे, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट पे पूछा गया बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो आर वेक्टर बनेगा वो बनेगा ऐसा, एल वेक्टर डीएल वेक्टर अभी भी ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में होता है। फिर से यहाँ देखें तो डीएल की तरफ फिंगर्स एक्सटेंड करिए, आर की तरफ कर्ल किया, इस बार आ रहा है आपका आउटसाइड द स्क्रीन, है ना, प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो बनाऊंगा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। ये तो याद है ना आपको, डॉट और क्रॉस वाला, तो डॉट कब दिखाते हैं, जब आउटसाइड द प्लेन आ रहा होता है, क्रॉस कब दिखाते हैं, जब इनसाइड द प्लेन जा रहा होता है, वेक्टर दिखाने का। फील्ड की डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो यहीं पे अगर डायरेक्शन से रिलेटेड और बात करें तो एक स्ट्रेट वायर के लिए तो आपने देख लिया डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, तो फिर से बताता हूँ। एक स्ट्रेट वायर के लिए जब करंट इसमें आई है और इसके आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो हमने बोला था कि इस तरफ जाएगी अंदर की तरफ, इस तरफ आ रही है बाहर की तरफ। अगर यही करंट ऐसे नीचे की तरफ होता तो क्या करते, अब आप देखिए अगर इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो अब आप अगर डीएल क्रॉस आर करते हैं या आई की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखेंगे और उसको आर की तरफ कर्ल करेंगे फिंगर्स को, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये बाहर की तरफ आता हुआ, इस तरफ से मिलेगा बी, और यहाँ इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो मिलेगा अंदर की तरफ जाता हुआ बी, इस तरीके से। तो ध्यान रखिए जब भी स्ट्रेट वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इसका सीधा सीधा तरीका है राइट हैंड रूल। ये क्या कहता है कि थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में। तो जो लेफ्ट वाला है फिगर उसमें बात करते हैं, तो लेफ्ट वाले फिगर में मैंने थंब को ऊपर की तरफ रखा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद
अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए एक सर्कल बनाते हुए, इस वायर के चारों तरफ एक सर्कल बनाते हुए फिंगर को कर्ल करना है। तो ये जो कर्ल की डायरेक्शन है, जो आपके फिंगर्स की डायरेक्शन है, वही आपको देंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर वायर इस तरफ है ऊपर, मैंने राइट साइड में किया, तो राइट साइड में अगर कर्ल करूंगा तो देखो उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है ना, अंदर की तरफ जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। या आप इसको एक सर्कल अगर बना देंगे पूरा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस डायरेक्शन ऑफ सर्कल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कल कैसा है, इस तरीके से अंदर जाता हुआ और बस यहाँ से बाहर आता हुआ, ऐसा एक सर्कल जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक स्ट्रेट वायर से देखना है तो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे कि आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे एक सर्कल बनाते हुए, तो वो जो सर्कल की डायरेक्शन है वही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देगी। या इसी को आप कह सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या कह सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल। ये रूल क्या है, तो वही थंब को आपको करंट की डायरेक्शन में ही रखना है। इस बार स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने लेफ्ट वाले डायग्राम में अगर देखें तो थंब ऊपर की तरफ है क्योंकि करंट ऊपर है। अगर मेरे को राइट साइड वाले पॉइंट पे निकालना है तो मैंने राइट साइड की तरफ अपने फिंगर्स को एक्सटेंड करी। तो जो पाम की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पाम, अंदर की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे। तो आप अपने हाथ को इस स्क्रीन पे इस करंट कैरिंग वायर पे रखेंगे, टुवर्ड्स राइट फिंगर्स एक्सटेंड करेंगे, तो जो पाम की डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, इस पॉइंट पे रखना होता तो ऐसे रखता, इस पॉइंट पे ये मेरी तरफ आ रहा है, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा सोचो इधर राइट साइड वाले डायग्राम में करें जहां करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, तो जब नीचे की तरफ फ्लो तो इस तरीके से रखा जाएगा करंट थंब इस वाले पे, तो स्क्रीन की तरफ जा रहा है, स्क्रीन की तरफ जा रहा है मतलब ये अंदर की तरफ है। और जब ऐसे रखूंगा तो ये मेरी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। या फिर ये भी तरीका ठीक है कि आप कर्ल कीजिए, कर्ल करेंगे तो जो सर्कल बनता है वही इसकी डायरेक्शन भी देता है। दोनों सेम बातें हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली तीनों सेम बातें हैं, आप चाहे डीएल मार्क करो या ये लूप वाला सिस्टम लगाओ या फिर पाम वाला लगाओ, तीनों एक ही बातें, वहीं से सारी चीजें डिराइव हुई हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपने बात समझ ली कि एक स्ट्रेट वायर पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखेंगे। अब चलते हैं कि अगर एक सर्कुलर वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी। इस तरीके से है ये, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे है, एक्सिस बना देता हूँ मैं इसकी, तो ये ऐसा है। इससे आपको आगे और पीछे वाली चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सा पोर्शन। अब इसमें आपको पूछा गया कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस रिंग के अंदर किस तरफ होगी। तो रिंग के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की आपसे पूछी गई है तो कैसे करेंगे। तो देखिए इस बार जो करंट है, आप करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए। इस बार करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे देने वाला है। तो क्या किया आपने, कर्ल fingers of the right hand in the direction of current and the thumb will give direction of magnetic field। क्लियर है बात। तो ध्यान रखना, जब स्ट्रेट वायर था तो हमने थंब को करंट की तरफ रखा था और फिंगर्स कर्ल करी थी, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही थी। जब वायर आपका सर्कुलर है या कर्व वाला वायर है तो आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाएंगे और थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, इनसाइड उस लूप के अंदर की तरफ। क्लियर है बात। आप चाहें तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इस पूरे
रिंग को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ। तो जैसे ये एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, इतना सा। ये छोटा सा टुकड़ा मैं एक स्ट्रेट वायर मान सकता हूँ, छोटा सा स्ट्रेट वायर। अब इस सोचो, इस वायर के वजह से अगर मुझे करंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा इस तरीके से, जिधर निकालना है तो अंदर की तरफ फिंगर्स स्ट्रेच करी। तो पाम रूल क्या कहता है, देखो ऊपर की तरफ बता रहा है ना। अब आप जितने भी ऐसे वायर के टुकड़े लेंगे, उन सब की वजह से आप अपने थंब को ऐसे छोटे 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 सेगमेंट्स की तरफ घुमाते चलिए और अपने फिंगर्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि अपने को अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए हमेशा आपका जो पाम है वो ऊपर की तरफ ही आपको मिलेगा। आप चाहे इसको ऐसे घुमा दीजिए, थंब को इस तरीके से रख के कहीं भी घुमा दीजिए, पाम आपको हमेशा ऊपर की तरफ मिलने वाला है। मतलब इन सब छोटे छोटे वायर के टुकड़ों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो यही बात यहाँ कही गई है कि आप सीधा सीधा ऐसे याद रखेंगे कि अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स द करंट, तो जो थंब की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ वो आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पर ध्यान रखिएगा ये डायरेक्शन है इनसाइड द रिंग, इस लूप के अंदर वाले पॉइंट्स पे, बाहर अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए। तो यहां तक आपने बात कर ली डायरेक्शंस की। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हम कैसे यूज करेंगे कुछ गिवन शेप्स के लिए। मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर से मुझे एक डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं कितना लिखूं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं जल्दी से। तो अपना सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो ऑब्जेक्ट है अपना एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और इस करंट की वजह से अपने को किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। ठीक है, तो इसमें केस वन ये हो सकता है अपना कि जो पॉइंट है वो उस वायर की लेंथ के अलोंग हो, वायर पे नहीं है बट अलोंग द लेंथ है। तो जैसे आपको फर्स्ट केस में दिख रहा है, वायर बना हुआ है और उसी के लेंथ के लॉन्ग पॉइंट पी हमने बना रखा है। अब सोचो इस पे अगर मैं डीएल आर लेता हूं, तो डीएल एक छोटा सा अपना एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट मैंने ले लिया। आर वहीं से अपन मेजर करते हैं पोजीशन वेक्टर, वो भी अपन ने देख लिया। तो इस केस में डीएल और आर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो या तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। ये बात क्लियर है, थीटा या तो 0 डिग्री होगा या पाई होगा। क्यों ऐसा, भाई यहाँ 0 है, डीएल भी इसी तरफ है और आर इसी तरफ है। अच्छा सोचो करंट उल्टा फ्लो हो रहा था, करंट उस तरफ अगर जा रहा होता तो मैं डीएल को ऐसा बनाता, दिस वाज डीएल, और आर तो अभी भी यही रहता। तो या तो एंगल 0 हो सकता है या पाई हो सकता है जब ये अलोंग द लाइन हो या अलोंग द लेंथ हो। तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना बनेगा, 0, क्योंकि अपने फॉर्मूला में आता है डीएल क्रॉस आर, और साइन थीटा जब बनेगा तो बन जाएगा 0। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक स्ट्रेट वायर से आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान रखिए कि अगर वो वायर एक्सटेंड करने पे उस पॉइंट से क्रॉस होता है, तो मतलब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है बात, अगर वो उससे क्रॉस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसकी वजह से, 0। ये आगे काम आने वाला है जब हम अलग अलग शेप्स के वायर बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तब वहां चीज काम आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई अपना वही फाइनाइट वायर है, स्ट्रेट वायर है, और उसकी वजह से किसी और पॉइंट पे जो अलोंग द लेंथ नहीं है, वैसे किसी पॉइंट पे आपसे पूछा गया कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो ऐसा एक पॉइंट पी हमने ले लिया, टोटल वायर की जो लेंथ है वो यहाँ पे है, और ये जो पॉइंट पी है ये डी डिस्टेंस पे इस वायर से रखा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डी डिस्टेंस आपने लिखी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी जाती है। तो हम लिख लेते हैं साइड में, दिस डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर। ठीक है, कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी। ओके, तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आई करंट जा रहा है इसमें। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि इस पोजीशन से y नीचे आके ऐसा y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेते हैं, dy जो आप कहते हैं या dl जो कहते हैं वही सेम बात है। ऐसा एक एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे, ये dy एलिमेंट। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, दिस dy एलिमेंट। इस एलिमेंट से अगर अपन फील्ड लिख लें तो उसको इंटीग्रेट करके टोटल फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि अपने को एंगल भी चाहिएगा डीएल क्रॉस आर, तो एंगल भी अपन ले लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है
यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये बन रहा है फाई। ओके, तो जब डीएल क्रॉस आर करेंगे तो एंगल चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन एंगल भी लिख पाएंगे। ठीक है भैया, और ये एंगल हो गया थीटा जो डीएल क्रॉस आर में काम आएगा। अब क्योंकि ये फाइनाइट वायर है, तो अगर मैं इस पॉइंट पी से इसके दोनों एक्सट्रीम्स को मिला लूं, जैसे एक यहां से यहां तक मिला लिया और दूसरा यहां से यहां तक मिला लिया, तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स जो हैं ये एक एक एंगल बनाएंगे। दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। क्लियर है बात? और हमने एंगल कैसे लिखा है, ध्यान देंगे आप, जो इसका परपेंडिकुलर लाइन थी वहां से ऊपर की तरफ चले तो अल्फा और नीचे की तरफ चले तो हमने बीटा लिखा है। ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अल्फा लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो बीटा लिखा है। इस तरीके से हमने लिया है। तो जब एंगल देखेंगे तो माइनस बीटा और प्लस अल्फा, ऐसा मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक अपन आ गए। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला कहता है कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला है। आई कांस्टेंट है तो आई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। पहले अपन इस छोटे से एलिमेंट को इस लिखते हैं, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, तो सब कांस्टेंट बाहर आ गए। डी एल अपने पास है, यहाँ डी वाई, अपने जो एलिमेंट लिया है वो डी वाई लिया है, क्रॉस आर। आर जो है वो ये लेंथ है, दिस लेंथ इज आर, जो इस एलिमेंट को पी से मिलाती है, तो ये आर, ये भी लिख लो चलो, डीएल क्रॉस आर साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आपका बना। और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो बनेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, एक आर से आर कैंसिल, डी वाई साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक अपने पास सारी चीजें बन गई। ओके, अब अपन शुरू करते हैं नॉन टर्म्स में इनको लिखना। तो डी वाई, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं जो बीच में आपका छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा वाला, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये लेंथ है डी, अपन यहाँ से y नीचे आए हुए हैं, ये एंगल है फाई और ये एंगल है थीटा। ये सारी चीजें बन रही है, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। अब इस ट्राइंगल को यूज करके अपन चीजें लिखते हैं। तो मैं y को d की टर्म्स में लिखूंगा अगर, तो क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं y को लिख सकता हूँ फाई की टर्म्स में लिखता हूँ, तो लिखूंगा y बाई डी इक्वल टू 10 फाई, या y इक्वल टू d 10 फाई, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस थीटा इज नथिंग बट 90 माइनस फाई। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। और आर को भी लिख सकते हैं, आर को भी अपन डी की टर्म में लिख सकते हैं, दिस लेंथ इज आर। आर को क्या लिखा जा सकता है? ये देखो cos फाई बनेगा d बाय आर इक्वल टू cos फाई, या r इक्वल टू d sec फाई। ठीक है, ट्राइंगल से आप लिख सकते हैं ये सारी चीजें। इन सबको मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, तो देखो क्या मिला, म्यू नॉट आई 4 पाई डी वाई, आपके पास y है, यहाँ से dy फाइंड करते हैं, तो d 10 का होता है sec स्क्वायर, तो ये आ जाएगा d sec स्क्वायर फाई। ठीक है, और d फाई साथ में ये भी आएगा, तो ये आपके पास आ गया d sec स्क्वायर फाई d फाई साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह लिख देंगे 90 माइनस फाई, सॉरी, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की जगह लिखेंगे d sec फाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपकी सारी चीजें बन गई। देखो क्या बना यहाँ से, अब म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, नीचे एक डी स्क्वायर है, ऊपर एक डी है, एक कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा आपके पास साइन 90 माइनस फाई कॉस फाई, तो कॉस फाई डी फाई बाय डी, ऐसा आपके पास एक टर्म अभी तक बच गई। अब अपन करते हैं इधर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या करें, ये तो आपने डीबी निकाला है अभी तक, अपने को चाहिए टोटल, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट किसको करना है, तो यहाँ जो वेरिएबल है वो फाई है, डी फाई दिख रहा है ना आपको, तो अपन कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये सब तो बाहर आ गए। इंटीग्रेशन में बचा cos फाई डी फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन करना है, अपने को पता है बहुत आसान होता है, माइनस सॉरी प्लस साइन फाई। ठीक है, पर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, जो फाई आपने एंगल लिया वो इस डायरेक्शन में आपने लिया, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो फाई जो वेरी करेगा वो भी ऐसे वेरी करेगा करंट डायरेक्शन के साथ साथ,
तो नीचे जब एंगल है तो उसे लिखा जाएगा माइनस बीटा, और जब वो ऊपर एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो लिखा जाएगा उसे प्लस अल्फा। फिर से एक बार बताता हूँ, आप एंगल देखना शुरू करते हैं, ठीक है, पी से। एक ऊपर वाला एक्सट्रीम, एक नीचे वाला एक्सट्रीम, ये दो एक्सट्रीम्स है। क्लियर है बात? इन दो एक्सट्रीम्स को जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो प्लस अल्फा के लिए, तो आपकी जो लिमिट्स इसमें लगेंगी वो लगेंगी माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। जब साइन अल्फा रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, अपर लिमिट रखी तो ये हो गया साइन अल्फा, लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा माइनस बीटा, और साइन ऑफ माइनस प्लस साइन ऑफ बीटा। This is your final answer for the magnetic field at point P, which is a d distance away from the wire. अल्फा है अपर एक्सट्रीम का, जिस तरफ करंट जा रहा है उस वाले एक्सट्रीम का एंगल फ्रॉम द पी या फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन। बीटा उस लोअर वाले पॉइंट का एंगल है जहां से करंट आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, सारी बातें यहां तक पक्की बात। तो ये हो गया आपका एक फाइनाइट वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये। ठीक है, अब इसको यूज करके हम एक सेमी इनफाइनाइट वायर और एक इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो कैसे। तो चलिए बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर की। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब वायर तो इनफाइनाइट है, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो उस इनफाइनाइट वायर के एक एंड के पास में है। ठीक है, तो ऐसा हो गया कि अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ कोई वायर नहीं है, यहाँ पे कोई वायर नहीं है, इससे ऊपर एक इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है। ऐसा अपने पास एक सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में अपने को इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे रखा हुआ है, ऑलरेडी ये गिवन है। तो क्या करें? अभी हमने देखा था कि जब एक फाइनाइट वायर होता है और उससे किसी पॉइंट पी पे अपन देखते हैं तो एंगल कैसे लिखे जाते हैं? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहां पे एंगल लिखा जाएगा ये प्लस अल्फा, और जिधर से करंट आ रहा है वहां लिखा जाता है माइनस बीटा। ऐसा था एंगल। अब यहाँ अपने को एंगल देखने हैं अल्फा और बीटा, तो कैसे फाइंड करें? जो इसका एक्सट्रीम है, ऊपर तो एक्सट्रीम इनफाइनाइट है ना, अगर मुझे इस पी पॉइंट से इस इनफाइनाइट को मिलाना है तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा पैरेलल जाना पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट तक पहुंचना है। तो ये जो लाइन बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल बनेगी, और यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो अल्फा बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, जो इसके ऊपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट को मिलाने की कोशिश करेगा। और इसका जो नीचे वाला एक्सट्रीम पॉइंट है वो तो बिल्कुल सामने की तरफ है, और जब सामने की तरफ है तो यही लाइन जो नीचे मिल रही है, मतलब बीटा जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि इसी लाइन पे वो नीचे की तरफ मिल रहा है। तो बस ये अल्फा और बीटा हमें पहले वाले फॉर्मूला में यूज करने हैं। फॉर्मूला आपने क्या निकाला था? ये फॉर्मूला आपने फाइंड किया था। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं यूज करूं तो मैं लिखूंगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा इज 1, साइन 90 इज 1, साइन बीटा साइन 0 इज 0। फाइनल आंसर आपके पास जो आया वो आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। तो ध्यान रखिएगा, एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है इतना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किस पॉइंट पे है, उसके एक एंड से लगते हुए पॉइंट पे,
एक एंड के सामने वाले पॉइंट पे, हर किसी पॉइंट पे नहीं है, ये एक एंड के सामने वाले पॉइंट पे है, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। अगर कोई और पॉइंट देता तो अल्फा और बीटा, अल्फा सेम रहता 90 डिग्री, लेकिन बीटा की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती। जैसे आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर दे रखा है ऐसा, ठीक है, पर इस बार आपको पॉइंट यहाँ ना देके यहाँ दे दिया, दिस इज द पॉइंट। तो इस बार आप देखेंगे तो अगर ये डिस्टेंस d है तो इस बार भी अल्फा तो 90 डिग्री है, लेकिन इस बार बीटा 0 नहीं होके बीटा की कुछ वैल्यू है यहाँ पे, है ना। तो वो बीटा अपने को फॉर्मूला में डालना पड़ेगा और फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा सेमी इनफाइनाइट वायर का ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब वो पॉइंट उसके एक एंड के बिल्कुल सामने, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि इनफाइनाइट वायर के लिए। तो इनफाइनाइट वायर के लिए आप सोच ही पा रहे हैं क्या हो जाएगा। इनफाइनाइट वायर मतलब दोनों तरफ से उसके कोई एंड का अता पता ना हो, जो पॉइंट अपने को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके लिए दोनों ही एक्सट्रीम जो है वो इनफाइनाइटली दूर है, ऐसा हिसाब है। तो अगर ये डिस्टेंस आपकी डी है तो अगर ऊपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट को मिलाना है तब भी इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा अल्फा 90 डिग्री, और इसको अगर नीचे वाले पॉइंट पे जाना है तो इसका बीटा भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि इस बार दोनों तरफ एक्सट्रीम पे इनफाइनाइट है। तो अल्फा बीटा दोनों 90 रखते हैं अपने फॉर्मूला में। अपना फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा, साइन 90 इज 1 प्लस साइन बीटा अगेन 1, तो ये अंदर बन गया ब्रैकेट में 2। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और डायरेक्शन तो आप जान ही रहे हैं, डायरेक्शन कैसे निकालना है। करंट अगर यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है राइट हैंड के, और फिंगर्स को कर्ल करना है या फिर पाम देखना है। आपने फिंगर्स स्ट्रेच कर दी जिधर पॉइंट है और पाम देख रहे हैं, पाम की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है बात। तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पे अपने सारे क्वेश्चन यहाँ तक, सारे जो कॉन्सेप्ट्स बन सकते थे वो देखे, ठीक है बात। अब इसमें एक खास बात और क्या है, देखो कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है ना। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आता था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, रिमेम्बर। तो वहां इनवर्स स्क्वायर लॉ था, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ देख रहे हो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, मतलब क्लोज्ड लूप्स भी बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं बनती थी, ये आगे बात करेंगे, बट जस्ट एक आइडिया के लिए कि यहाँ पे क्लोज्ड लूप्स बन सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है सारी बातें। तो चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इसमें स्पेशल केस कि अल्फा इक्वल टू बीटा दे दिया, बीच में रख दिया जस्ट, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, तो साइन अल्फा साइन बीटा वहां से आप यूज कर सकते हैं, 2 टाइम्स साइन अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा को आप ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। सारी चीजें हैं वो स्पेशल केसेस आप इसमें क्वेश्चन के साथ साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है और उसके क्या क्या यूजेस एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछेगा।